काहे खड़े हैं, बैठिए। आवाज आप ऐसे शोर करेंगे तो ठीक लगेगा। चलिए अब आवाज नहीं, अब आवाज नहीं करिए, आवाज नहीं करिए थोड़ा। क्या बोल रहे हैं? नहीं नहीं, अरे पहला सबसे पहली जरूरी बात तो है, दो तीन सूचनाएं आपके लिए है, वो सुन लीजिएगा। उसके बाद हम लोग करेंगे पढ़ाई। उसके बाद जो आपकी इच्छाएं होंगी एक बार बोल दीजिएगा लास्ट टाइम। चलिए, आवाज नहीं करिएगा। एक पीडीएफ मिला होगा आपको। हाँ, लाइए दीजिए मुझे। एक पीडीएफ मिला होगा, देखिए इसमें 50 प्रश्न है और आज से हम लोग करंट अफेयर और स्टैटिक जीएस, जहां से आपकी परीक्षा में लगभग कम से कम अगर देखा जाए, कम से कम, आवाज नहीं करिए भैया, एकदम शांत रहिएगा। बहुत जरूरी बात है, अगर इसको ध्यान नहीं देंगे आप लोग तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। क्योंकि लगभग मान के चलिएगा 20 से 22 के अराउंड प्रश्न ऐसे हैं जो आपके करंट अफेयर और स्टैटिक जीएस से आने हैं। करंट अफेयर और स्टैटिक जीएस का लगभग 20 से 22 क्वेश्चन जो कि आपके परीक्षा में आना है। इन प्रश्नों को मेरा विचार यह था कि अभी के लिए एमसीक्यू फॉर्मेट पे इनको करा दिया जाए। ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न अभी तो एमसीक्यू है, आगे चल के आपको हम जब परीक्षा नजदीक आ जाएगी तो इसको हम टॉपिक वाइज भी करा देंगे। लगभग 15 से 16 टॉपिक होते हैं करंट अफेयर के, टॉपिक वाइज भी हम इसको करा देंगे। अभी फिलहाल एमसीक्यू के अकॉर्डिंग चलेंगी सारी चीजें। सप्ताह में 2 दिन आपसे हम मिलेंगे। 2 दिन का मतलब एक दिन सैटरडे और संडे। संडे को क्लास है सेम टाइम पे। चलिए ठीक है, अच्छा ठीक है, अरे सुन तो लीजिए। सैटरडे और संडे के दिन 2 दिन क्लास आपकी चलेगी और 2 दिन आपसे हम मिलेंगे। 50 प्रश्न हमने इसलिए दिया है, 25 क्वेश्चन एक दिन और 25 क्वेश्चन अगले दिन, मतलब कल के लिए। एक सप्ताह के अंदर जरा ध्यान दीजिएगा, जनवरी का महीना बीत चुका है। जनवरी से जितने भी अच्छे प्रश्न बन सकते थे उनमें से 50 प्रश्नों को हमने चुना है। लेकिन आगे से जब भी ये क्लास लगती है तो ध्यान दीजिएगा, एक दिन के अंदर करंट के 10 सवाल बनते हैं लगभग, दूसरे दिन भी 10 सवाल बनेंगे और ऐसा करते करते मंडे टू फ्राइडे के अंतर्गत 5 दिन होते हैं और 5 दिन में 50 सवाल आपके मिलेंगे करंट अफेयर के, जो डे बाय डे होते हैं। तो 5 दिन के अंदर 50 सवालों का कलेक्शन होगा और 25 सवाल शनिवार को और 25 सवाल रविवार के दिन। इससे होगा क्या कि डे बाय डे आप लोग को हम पूरा करंट अफेयर कवर करवा पाएंगे और ये क्लास आपकी टिल एग्जाम, मतलब एग्जाम तक चलेगी। एग्जाम के समय तक, लास्ट टाइम जब बचता है तो करंट अफेयर एकदम एक्चुअल एग्जाम के डेट तक तो पूछी नहीं जाएगी। 1 महीना पहले की करंट अफेयर जैसे मान के चलिएगा। थोड़ा सुन लीजिए ना, 2 मिनट क्लियर रहेंगे आप लोग, हमें पढ़ाने में ठीक लगेगा और आपको पढ़ने में भी। देखिए है क्या, जैसे मान लीजिए, मान के चलिए अगर किसी माह में एग्जाम मान लीजिए अगस्त में लगता है तो करंट अफेयर लगभग पूछी जा सकती है कब तक की, तो जुलाई तक पूछी जा सकती है। तो जुलाई से लेकर अगस्त तक के भीतर हमें क्या करना है, एक तो रिवीजन करेंगे, दूसरा इन्हीं चीजों को हम टॉपिक वाइज करा देंगे और टॉपिक वाइज कराने के माध्यम से एक बार रिवीजन भी हो जाएगा हमारा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो 50 क्वेश्चन का आपको सेट दिया गया है जो प्रॉपर जनवरी माह से है। अगर आप ये 50 प्रश्न कर लेते हैं तो जनवरी महीने में बनने वाले लगभग सभी अच्छे करंट अफेयर के प्रश्नों को आप जान पाएंगे और सीख पाएंगे। एक दूसरा काम आपको यह करना है, स्पाइरल टाइप की एक कॉपी होती है, किसी के पास है तो लाइए दिखाएं। लाइए, कैसा हालत कर दिया है उसका। अच्छा अच्छा है, पता नहीं ऐसे तो लग रहा है कि इसकी हालत ठीक नहीं है। अच्छा, अंदर ठीक है। ओ, ये इस तरह की एक कॉपी, अब एडवर्टाइज हम नहीं कर रहे हैं इसका, इस तरह की एक कॉपी होती है, ठीक है, इसको ले लीजिएगा।
करंट अफेयर प्लस स्टैटिक का अलग से एक नोट्स ही आपके पास होना चाहिए। इस बात को ध्यान दीजिएगा, अपना नोट्स बनाइएगा और इतना विश्वास रखिएगा मेरे ऊपर और खुद के ऊपर कि अगर ढंग से हम लोग डे बाय डे करंट अफेयर कर लेंगे तो दरोगा की परीक्षा में 25 में से 22 का रेशियो था, 22 में से 17 का रेशियो था। समझिए, 22 प्रश्न पूछा करंट अफेयर का तो वहां से 17 फंसा नोट से। तो इतना मान के चलिएगा लगभग 80-85% से ऊपर करंट अफेयर आपका आपके नोट से फंसेगा, अगर नोट बढ़िया से बनाएंगे तब। 20 प्रश्न आया तो मान के चलिए 17 क्वेश्चन आपके हाथ में है, एकदम छूटेगा ही नहीं। बाकी जहां तक 3 प्रश्नों का सवाल रहा, जो 17 बना लेगा एलिमिनेट करके तीनों बना लेगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। लीजिए, इसका है पेपर आप लोग को मिल गया है और ये सेट 1 है, सेट 1। आज तो आपके पास कॉपी अवेलेबल नहीं होगी, तो आज आप कहीं भी नोट कर लीजिए। है नहीं, एक अलग से ही होना चाहिए, किसी नोट्स पे नहीं बनाना है, अलग से होना चाहिए। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कहीं भी आप लिख लीजिएगा जहां आपकी इच्छा। और सारी बातों को नोट करना है, हम यहां से बता भी देंगे, लिखवा भी देंगे, याद भी करवा देंगे, सब कुछ करवा देंगे जो जरूरी होगा। ऑनलाइन वाले छात्र क्या कह रहे हैं? ऑनलाइन वाले स्टूडेंट के लिए पीडीएफ अपलोड कर दिया गया है, अभी पढ़ लीजिए, अभी पढ़ लीजिए, अभी पढ़ लीजिए। इसके बाद आज शाम के टाइम या कल अगले दिन पीडीएफ निकलवा लीजिएगा। और आज जितना पढ़ा है आपने, 25 प्रश्न पढ़ाएंगे आज, उन 25 प्रश्नों को आप लोग टिक मार लीजिएगा खाली, ठीक है? और बाकी सेट 1 करके आप नोट्स बनाएंगे। जो लोग नया नोट बना रहे हैं, हेडिंग बना लीजिएगा सेट 1, सेट 1। सेट लिख लेंगे ना सब लोग? अंग्रेजी में एसीटी लिख सकते हैं और हिंदी में 100 पर ए की मात्रा से और टॉ। पता नहीं, किसी ने मुझसे पूछा, बोला कि फाउंडेशन टाइप का बैच है, तो बताना ही होगा सारा कुछ। टारगेट बैच है, टारगेट है। चलिए ठीक है। अच्छा, एक बात और बताइए, एक चीज और बताइए, बोर्ड पे हम लिखेंगे, बोलेंगे भी, ठीक है? लिख पाएंगे ना आप लोग? चलिए ठीक है, एक काम ये करिएगा। दूसरा, अगर स्पीड थोड़ी कम या ज्यादा होती है तो मैनेज हो पाएगा? मैनेज करने का प्रयास कीजिएगा। कितने लोग ऐसे हैं जो मुझसे पढ़े ही नहीं है कभी? ओ, बड़ी संख्या है भाई। हाथ नीचे करिए, हाथ नीचे करिए। एक बार आपको बता देते हैं, थोड़ा सा आपको दिक्कत महसूस हो गई, लेकिन आज कल परसों, एक दिन, 4 दिन, 5 दिन, मतलब जो भी समय लगेगा आप सीख जाएंगे। और एक्चुअल पढ़ाई देखिए यही होती है, क्लास के टाइम सारी बातों को याद किया जाएगा, लिखा जाएगा, पढ़ा जाएगा, समझा जाएगा, मतलब जितना भी काम होना है सब क्लास में होगा, ठीक है? क्लास के बाहर आपको करना क्या है? क्लास के बाहर अपने विषय को आप पढ़िए। जैसे सर ने कहा कि सेल्फ स्टडी करना है, तो अपने विषय की सेल्फ स्टडी आप घर पे करिएगा। बाकी करंट की बात इसी क्लासरूम तक सीमित रहेगी, क्लास से बाहर जानी भी नहीं चाहिए। पता चला यहां से हम इतना मेहनत से पढ़ाए और तेज तेज बोले, बगल के रूम वाला खाली सुन के याद कर लिया, तब यहां भी तो रिक्स है। तो नुकसान नहीं उठाना है किसी तरह से। क्लास के बाद केवल क्लास में लिखेंगे भी, याद भी करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, मतलब जो प्रक्रिया हो सकती है किया जाएगा। ऊपर भी छात्र बैठे हुए हैं ना? चलिए ठीक है, ऊपर भी बैठने वाले छात्र आवाज शोर गुल नहीं करेंगे आप। जो भी आपको हम पढ़ाएंगे पढ़िएगा। अभी तो याद नहीं होगा, हालांकि पहली क्लास है, धीरे धीरे जब याद होना शुरू हो जाएगा ना, तो मेरे साथ आप लोग बोलना शुरू कर देंगे। फिर जैसे हमने कुछ भी बोला, जैसे मैंने बोल दिया खंजर अभ्यास, तो आप सीधे बता पाएंगे किसके बीच होता है, बता पाएंगे आराम से। चलिए ठीक, पढ़ाना शुरू करें, शुरू करते हैं। थोड़ा सा आवाज मेरी बदल गई है, अब देख लेना, मैनेज करना। साफ सुनाई दे रहा है ना? चलिए, अरे उतनी सुरीली आवाज नहीं जा रही होगी, इसलिए मैंने पूछा। नहीं है ना ऐसा? चलिए ठीक है। देखिए प्रश्न दिया है, प्रश्न, अब आवाज नहीं, प्रश्न दिया है
विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2026 के संदर्भ में कथनों पर विचार करिए। अगर आर्द्रभूमि दिवस की बात करेंगे तो इसमें कथन एक दिया है, यह दिवस 3 फरवरी 2026 को मनाया जाता है। आर्द्रभूमि दिवस 3 तारीख को मनाते हैं कि 2 तारीख को? 2 तारीख को। कब मनाते हैं? 2 तारीख को। यानी स्टेटमेंट सही है या गलत है? गलत है। काट लीजिए पेपर पे, स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। पेपर पे स्टेटमेंट गलत है, काटते हुए इसको ठीक बना लीजिएगा। 3 फरवरी नहीं बल्कि क्या हो जाएगा? 2 फरवरी होगा। 3 फरवरी नहीं बल्कि 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। हाँ, पेपर पे क्या? अच्छा, आपका था ये, पकड़िए। पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरे पे आइएगा, यह दिवस रामसर सम्मेलन को अपनाने का प्रतीक है, तो बात अपने आप में क्या है? सही है। पूछा उपरोक्त में से कौन सा कथन सही होगा? केवल 2 सही है। उत्तर बना लीजिएगा बी। अब लिखना क्या है ध्यान दीजिएगा, पेपर पे इसको ठीक करिएगा। हो गया? चलिए, करना क्या आपको, कॉपी उठा लीजिएगा, सेट नंबर 1 डाल लीजिएगा उस पे, सेट 1, सेट 01 ऐसे, सेट 01 हेडिंग जैसा बना लीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करेंगे आर्द्रभूमि की, आर्द्रभूमि की बात करते हैं, आर्द्रभूमि, 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 आर्द्रभूमि की अगर बात करते हैं तो लिखिएगा, इसके संरक्षण के लिए, इसके संरक्षण के लिए, इसके संरक्षण के लिए रामसर सम्मेलन का, रामसर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसके संरक्षण के लिए रामसर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसके संरक्षण के लिए रामसर सम्मेलन का आयोजन किया गया। रामसर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इतना हो गया। आगे यहीं से एरो देके लिखिएगा, थोड़ा यहीं से एरो देके एक लिखिएगा, लिखिए आयोजन, आयोजन 2 फरवरी 1971 में, आयोजन 2 फरवरी 1971 में, आयोजन 2 फरवरी 1971 में। अब देखिए प्रश्न क्या बनेगा, प्रश्न बनेगा आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए कौन सा सम्मेलन? आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए सम्मेलन, रामसर सम्मेलन का आयोजन कब? 2 फरवरी 1900। अच्छा, रामसर सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया? किस वर्ष किया गया? कब किया गया? 2 फरवरी 1900। अच्छा, रामसर दिवस कब मनाएंगे? 2 फरवरी। कब मनाते हैं? रामसर सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष? आर्द्रभूमि के लिए कौन सा सम्मेलन? कौन सा सम्मेलन? रामसर सम्मेलन। देखिए, हमने प्रश्न में देखा था कि यह दिवस 3 फरवरी को मनाते हैं, जबकि हमने पढ़ा क्या दिवस कब मना रहे हैं? रामसर दिवस कब? रामसर पर एक सम्मेलन का आयोजन कब? 1900। रामसर सम्मेलन 1900। आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए सम्मेलन, कौन सा सम्मेलन? रामसर सम्मेलन का आयोजन कहां पर हुआ था? लिखिएगा कहां पर, डैश लगा के लिखिएगा, ईरान में। कहां पर? ईरान में। रामसर सम्मेलन का आयोजन डैश लगा के लिखिएगा, कहां पर? ईरान में। रामसर सम्मेलन का आयोजन कहां पर? तो ईरान के अंदर। अब आगे, आगे जरा ध्यान दीजिएगा, अगर हम आर्द्रभूमि की बात करते हैं तो लिखिएगा भारत इसमें, भारत इसमें शामिल हुआ, भारत इसमें शामिल हुआ। यानी रामसर में भारत कब शामिल हुआ? सन 1983 में। कब शामिल हुआ? 1983 में। भारत इसमें शामिल हुआ 1983 में। थोड़ा सा लिखिएगा, 2-4 दिन में आदत अगर रूटीन बना लेंगे, केवल हम बोलते जाएंगे, आप लोग छापते जाइएगा। अभी तरीका सीखिए 2-3 दिन। देखिए प्रश्न पूछेगा कि आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए कौन सा सम्मेलन?
अच्छा, रामसर सम्मेलन का आयोजन कब करा गया था? 1900। अच्छा, आर्द्रभूमि दिवस कब मनाते हैं? कब मनाते हैं? रामसर सम्मेलन का आयोजन कहां पर? कहां पर? ईरान के अंदर। भारत रामसर में कब शामिल हुआ? भारत रामसर में। रामसर ऐसे स्थान को कहा गया जहां पर बाहरी पशु पक्षी या फिर कोई जानवर जो कि भारत का मूल निवासी न हो। जैसे आप लोग कहीं ना कहीं के तो मूल निवासी होंगे, कोई नवादा, कोई भागलपुर या कहीं के, ध्यान रखिएगा। लेकिन आपको आके संतुष्टि कहां मिल रही है? पटना में मिल रही है। कुछ ऐसे पक्षी जो कि अपने मूल स्थान को छोड़ते हैं और घूमते फिरते आके भारत के किसी एक स्थान पर रुक जाते हैं जहां पर उनको यह महसूस होता है कि हम यहां पे संरक्षित हैं। ऐसे जगहों को क्या कहा गया? तो रामसर। क्या कहा गया? रामसर। और इस रामसर में भारत कब शामिल हुआ? 1913। रामसर में भारत शामिल हुआ 1900। अच्छा, भारत में रामसर में शामिल की गई पहली साइट कौन सी है? चिल्का झील। कौन सी है? चिल्का झील। अगली लाइन लिखिएगा, लिखिए भारत में शामिल पहली रामसर साइट। रामसर साइट को आप स्थल लिख सकते हैं क्या? भारत में शामिल पहली रामसर साइट ये कौन सी हो जाएगी? चिल्का। कौन होगी? चिल्का। चिल्का एक प्रकार की क्या है? झील है। कहां पे है? उड़ीसा। कहां पर? उड़ीसा। नोट करिए, भारत में शामिल पहली रामसर साइट का नाम हो जाएगा चिल्का। कहां पे है? उड़ीसा। चिल्का कहां पर? उड़ीसा। अब मुझे बताइए जरा, आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए कौन सा सम्मेलन? रामसर सम्मेलन का आयोजन। रामसर दिवस कब मनाते हैं? इसका आयोजन कहां पर? ईरान में। कहां? आर्द्रभूमि में भारत कब शामिल हुआ? 1900। भारत में शामिल पहली रामसर साइट कौन? चिल्का। कहां? अच्छा, चिल्का झील समंदर से लगी है तो इसका पानी मीठा होगा कि खारा? खारा। पानी कैसा होगा? खारा। तो ये किस प्रकार की झील है? तो खारे पानी की झील। कैसी झील है? खारे पानी की झील। अब देखिए यहां से एक प्रश्न बनेगा, भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी झील है? चिल्का है। बनाइए, याद हो रहा है साथ में? ऐसे ही पढ़ना है, ऐसे ही पढ़ना है। थोड़ा सा और बढ़िया से हम लोग पढ़ा जाएगा। अभी फिलहाल तो सिखा रहे हैं आप लोग को, जब सीख जाएंगे तो इतना लिखना ही नहीं है, लेकिन 2-4 दिन संघर्ष करिए थोड़ा। हो गया? हाँ, अब पढ़ा एक क्वेश्चन करा लेंगे तो आपसे पूछेंगे कि किसको कहां परेशानी हो रही है। आगे बढ़े इसमें। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। एक प्रश्न बनेगा, लिखिएगा भारत में वर्तमान में। अच्छा, वर्तमान का मतलब सन 2025 या 26? वर्तमान में कुछ लिख लीजिएगा। सन 2026 में कुल रामसर साइट, भारत में वर्तमान में यानी सन 2026 में कुल रामसर साइट, तो इसकी संख्या कितनी हो जाएगी? संख्या कितनी है? 98। कितनी संख्या है? 98। प्रश्न करेगा सन 2026 तक भारत में कुल रामसर साइट कितनी है? कितनी है? 98। कितनी साइट है? 98 है। नोट करिए। पहली रामसर साइट कौन सी हो जाएगी? पहली रामसर। कुल कितनी रामसर साइट है? 98। कितनी है? भारत में कुल रामसर साइट की संख्या कितनी? 98। कितनी संख्या है? 98। हमें पढ़ना कहां से? समझिएगा, हमें पढ़ना है 96 से। लिखिएगा 96वीं साइट, आगे लिखिएगा 97वीं साइट, आगे लिखिएगा 98वीं साइट। 96वीं, 97वीं और 98वीं, इन तीनों को ध्यान रखिएगा, यहां से प्रश्न बने हैं। प्रश्न करेगा अगर कि भारत से 96वीं साइट के रूप में, अच्छा और पीछे चला जाए क्या? हम लोग लिख लिए हैं क्या? आप लोग ये लिख लिए? अच्छा ठीक है, लिखिएगा भारत से 96वीं साइट के रूप में शामिल किया गया, भारत से
96वीं, 97वीं, 98वीं, थोड़ा सा इधर करके लिख लीजिएगा। 94वीं साइट और 95वीं साइट। 94, 95, 96, 97, 98 सब जगह से सवाल पूछा है परीक्षा में, ध्यान दीजिएगा। 94वीं साइट कौन सी हो जाएगी? गोगाविल। कौन है? गोगाविल। गोगाविल का नाम सुना है? गोगाविल कहां है? कटिहार। कहां पे है? कटिहार। भारत में 94वीं रामसर साइट का नाम क्या है? गोगाविल। कहां पड़ेगा? कटिहार के अंदर पड़ेगा। 95वीं रामसर साइट पर आइएगा। भारत के अंदर 95वीं रामसर साइट का नाम हो जाएगा, लिखिएगा, 95वीं रामसर साइट हो जाएगा सिलीसेड। क्या होगा? सिलीसेड लिखिएगा। 95वीं रामसर साइट सिलीसेड। और सिलीसेड कहां पे है? राजस्थान में। कहां है? राजस्थान में। 95वीं रामसर साइट का नाम सिलीसेड, कहां पड़ेगा? राजस्थान। 96वीं रामसर साइट लिख लीजिएगा कोपरा। क्या होगा? कोपरा जलाशय। इसका नाम है कोपरा जलाशय। और कोपरा जलाशय कहां पड़ेगा? छत्तीसगढ़ के अंदर। कहां पड़ता है? छत्तीसगढ़ के अंदर पड़ेगा। और 97वीं रामसर साइट का नाम हो जाएगा पटना। क्या होगा? पटना। पटना, ध्यान रखिएगा, पटना वन्य जीव। क्या नाम होगा इसका? पटना वन्य जीव। ये कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। कहां पड़ेगा? उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। अब देखो, साफ बिहार बोल रहा था, बनाइए। उत्तर प्रदेश का एक जिला है, जिले का नाम एटा। क्या नाम है? एटा। वहीं पर है पटना। आगे 98वीं रामसर साइट पूछेगा तो लिख लीजिएगा 98वीं रामसर साइट। 98वीं रामसर साइट लिखिएगा। कितना हो गया? 98वीं रामसर साइट का नाम लिख लीजिएगा। इसका नाम हो जाएगा, कुछ कोई बताएगा क्या नाम है? छड़ी है? अच्छा ठीक है, जो भी हो, डैश करके थोड़ा सा छोड़ दीजिएगा, बता देते हैं। ये कहां पर हो जाएगी तो नोट कर लीजिएगा। ये हो जाएगी कहां पर? गुजरात में है। गुजरात में है। ये कहां पर हो जाएगी तो गुजरात के अंदर है। गुजरात के अंदर अवस्थित है। देखिए पेपर में इसका नाम दिया था, ये देखें तो। अरे नहीं सुनाई दे रहा है उतनी दूर से। 41, 51, हाँ लिखिएगा। इसका नाम है छारी ढांड। इसका नाम हो जाएगा छारी ढांड। इसका नाम हो जाएगा छारी ढांड, जो कि है कहां पर? गुजरात के अंदर है। बनाइए। हो गया? क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब याद करिए तो मेरे साथ। देखिए प्रश्न बनेगा कि रामसर सम्मेलन, आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए कौन सा सम्मेलन? रामसर सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? आर्द्रभूमि दिवस कब मनाते हैं? रामसर सम्मेलन का आयोजन कहां पर? रामसर में भारत कब शामिल हुआ? 1900। भारत में शामिल पहली रामसर साइट चिल्का कहां है? भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील। अच्छा, पहली रामसर है तो चिल्का को शामिल कब किया गया? 1900 कब? चिल्का कब शामिल हुई? 1983। आगे बढ़ेंगे। अच्छा, भारत में वर्तमान में कुल कितनी रामसर? कितनी रामसर है? 94वीं रामसर साइट कौन? कहां है? 95वीं कहां है? 96वीं कोपरा। कहां है? 97वीं पटना। कहां है? 98वीं कहां है? गुजरात। कहां पर? गुजरात के अंदर है। बना लेंगे इतना, ठीक है। अब देखिए सवाल और क्या बनेगा। यहां से एक प्रश्न और बनेगा, लिखिएगा बिहार में रामसर। बिहार में रामसर। बिहार में रामसर। बिहार में कुल रामसर की संख्या कितनी है? 6। बिहार में कितने रामसर साइट हैं? 6। बिहार में कितने रामसर? 6। लिखिएगा पहला। बिहार में 6 रामसर, जिसमें पहला हो जाएगा, जिसमें पहला होगा कांवरताल झील। क्या होगा? कांवरताल झील। जिसमें पहला हो जाएगा कांवरताल झील। और ये कांवरताल झील कहां पड़ता है? बेगूसराय। कहां पर? अच्छा, बिहार की पहली रामसर साइट कौन सी है? कांवरताल। कौन होगी? हाँ, दूसरे नंबर पे नोट करिएगा नागी। क्या होगा?
नागी। तीसरे नंबर पे लिखिएगा नकटी, क्या होगा? अच्छा, नागी और नकटी कहाँ है? जमुई। कहां पर होगा? जमुई। चौथे नंबर पे लिखिएगा, चौथे नंबर पे लिखिएगा गोकुल जलाशय, क्या होगा? गोकुल जलाशय। गोकुल जलाशय कहां पे है? बक्सर। कहां पे है? बक्सर। गोकुल जलाशय कहां पर? बक्सर। पांचवें नंबर पे लिखिएगा, पांचवें नंबर पे, पांचवें नंबर पे लिखिएगा, क्या नाम है उसका जो पश्चिमी चंपारण में है? ना ना, वाल्मीकि नहीं, लिखिएगा इसका नाम लिख ले। नहीं नहीं मत, वाल्मीकि नेशनल पार्क है वो तो। रामसर की बात करेंगे तो लिखिएगा पश्चिमी चंपारण में है ये, पश्चिमी। ठीक है भैया, आवाज नहीं, पश्चिमी चंपारण में है, इसका नाम हो जाएगा, हाँ उदयपुर है, लिखिएगा उदयपुर झील है। उदयपुर झील जो कि पश्चिमी चंपारण के अंदर है। और छठे नंबर पे लिख लीजिएगा गोगा बिल। छठे नंबर पे कौन होगा? गोगा बिल। गोगा बिल कहां पड़ता है? कटिहार में। कहां पड़ेगा? अच्छा, बिहार में कुल कितने रामसर हुए? बिहार में कितना रामसर? बिहार में रामसर की संख्या 6। और प्रश्न करेगा भारत में रामसर कितने? भारत में रामसर कितना? 98। भारत में कुल रामसर कितना? 98। और भारत में सर्वाधिक रामसर साइट किस राज्य में है? सर्वाधिक रामसर साइट किस राज्य में है? तमिलनाडु। सर्वाधिक रामसर कहां? सर्वाधिक रामसर कहां? रामसर में दूसरा राज्य कौन? यूपी। रामसर में तीसरा राज्य कौन? बिहार। कौन होगा? बिहार होगा। बनाइए, नोट करिए सारी बातों को। पीछे बैठने वालों को दिख रहा है कि नहीं? किसको परेशानी हो रही है देखने संबंधी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं कहीं से भी? चलिए ठीक है। ओ, ये दिक्कत है यानी? अरे हम एकदम, मान लीजिए अगर हम यहां आ जाते हैं तो ऑनलाइन वाले को लगेगा चले गए गुरुजी। और सब लोग ऑनलाइन तो बिहार पुलिस में पढ़े ही होंगे, तब सब मुझे झेल लेंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं क्या? जब रात भर 2 बजे 3 बजे तक झेल लिए थे आप लोग, तो अभी तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, प्रश्न करेगा बिहार में कुल रामसर कितने? 6। बिहार में रामसर, अच्छा भारत में रामसर, भारत में रामसर, भारत में सर्वाधिक रामसर, सेकंड, तीसरा, हाँ रामसर में बिहार का स्थान, रामसर साइट में बिहार का स्थान। बिहार में कुल कितने रामसर? कांवर ताल कहां? बिहार की पहली रामसर कहां पे? नागी कहां? नकटी कहां? गोकुल कहां? उदयपुर। और गोगाबिल? चिल्का, उड़ीसा। चिल्का कहां? उड़ीसा। अब हमारा उत्तर, क्वेश्चन कंप्लीट होता हुआ, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बना लीजिएगा, आगे बढ़े यहां से। अगला प्रश्न दिया है, अब जैसे नोट बना रहे हैं ना, क्वेश्चन नंबर 1 था ये, अब लिखिए क्वेश्चन नंबर 2। लिखिए, अब समझे एक क्वेश्चन का डिस्कशन कितना है, अब गिन लो सब लोग, लाओ गिने पहले, लाइए गिने, लाइए गिनते हैं, गिन के बताते हैं, शांत रहिएगा, आवाज नहीं करिए। देखिए गिन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। लिखिए, एक प्रश्न पे 22 एनालिसिस है, एक प्रश्न पे 22 है, हम लोग 22 नहीं 20 गिनते हैं। कितना गिने? 20 गिनते हैं। जब 20 गिनेंगे, और क्वेश्चन की संख्या कितनी है? 50। अब 2 पचे 10, यही हो गया, और बाप रे बताओ, यानी एक सप्ताह के अंदर करंट अफेयर का कितना सवाल? 1000। अब 1000 सवाल में समझिएगा, सब करंट तो होगा नहीं, इन 1000 में लगभग 700 करंट होगा, और लगभग 300 क्वेश्चन स्टैटिक जीएस का होगा। इतना मान के चलिए 2 दिन की क्लास आपके लिए कितनी जरूरी होने वाली है, आप खुद इससे अंदाजा लगा सकते हैं। 2 दिन के अंदर आपको हम 1000 फैक्ट पढ़ाएंगे, जिसमें 700 करंट होगा और 300 क्या होगा? स्टैटिक जीएस होगा। आप सोचिए, अनबीटेबल है अपने आप में। चलिए बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ेंगे। अभ्यास डिजर्ट साइक्लोन 18 से 30 दिसंबर तक आयोजित किया गया, किन दो सेनाओं के बीच इसका आयोजन हुआ?
भारत की सेना थी और अमेरिका की सेना, भारत की नौसेना और यूएई की नौसेना, या भारत की सेना की यूएई की थल सेना, या भारतीय वायुसेना की यूएई की वायुसेना, क्या होना चाहिए? ये एक प्रकार का, अच्छा ध्यान दीजिएगा, यह एक प्रकार का थल सेना का अभ्यास है। किसका अभ्यास है? थल सेना, जिसमें भारत शामिल होता है और भारत के साथ कौन शामिल होता है? यूएई। कौन शामिल होगा? यूएई। तो कैसा अभ्यास है? थल सेना। कैसा है? तो अमेरिका तो वैसे भी उत्तर नहीं होगा, नौसेना उत्तर हो सकता है, वायुसेना होगा, तो उत्तर क्या बना? सी बना। बनाइए सी, उसके बाद बताते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब लिखना कैसे है, हो गया इतना, लिखिएगा। लिखिए अभ्यास, लिखिए अभ्यास, अभ्यास डिजर्ट साइक्लोन, अभ्यास डिजर्ट साइक्लोन, अभ्यास डिजर्ट साइक्लोन, अभ्यास डिजर्ट साइक्लोन, और डैश लगा के लिख लीजिएगा 2025। 25 का अभ्यास है, दिसंबर में हुआ था, लेकिन इस पर सूचना आती है 26 में। अभ्यास डिजर्ट साइक्लोन सन 2025, इसका आयोजन, इसका आयोजन आयोजन किया गया था अबू धाबी में। कहां पर? अबू धाबी में। इसका आयोजन अबू धाबी में किसके बीच करा गया था? लिखिएगा भारत और यूएई, भारत और यूएई की थल सेना के मध्य, भारत और यूएई के थल सेना के मध्य, भारत और यूएई की थल सेना के मध्य, भारत और यूएई के थल सेना के मध्य किया गया था। कितना हो गया? अब याद करिए, अभ्यास डिजर्ट साइक्लोन का आयोजन कहां पर? इसका आयोजन कहां? अभ्यास डिजर्ट साइक्लोन का आयोजन किन दो देशों के बीच? भारत और यूएई, भारत और, अच्छा यू का मतलब यूनाइटेड, यू का मतलब, ए का मतलब एमिरेट्स, क्या होगा? सॉरी अरब, क्या होगा? अरब। ई का मतलब एमिरेट्स, ई का मतलब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। बोलिए यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। सेना कौन सी भाग लेती है? प्रश्न करेगा, अभ्यास डिजर्ट साइक्लोन में किस सेना ने भाग लिया? थल सेना। कौन सी सेना? किसके बीच? भारत और आयोजन कहां? आयोजन कहां? अच्छा डिजर्ट साइक्लोन का आयोजन कहां? शामिल भारत और कौन? सेना कौन सी? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़िएगा। आगे देखिए सवाल और क्या बन सकता है। वो तो डिजर्ट साइक्लोन था, लिखिएगा इसमें पहला अभ्यास साइक्लोन, अभ्यास साइक्लोन, लिखिएगा अभ्यास साइक्लोन, अभ्यास साइक्लोन। इस अभ्यास साइक्लोन का आयोजन, अभ्यास साइक्लोन का आयोजन, इसका आयोजन किया गया, अभ्यास साइक्लोन का आयोजन राजस्थान में। कहां किया गया? राजस्थान में। और जो अभ्यास साइक्लोन है, इसका आयोजन किसके बीच करा गया था? भारत और मिस्र, भारत और मिस्र के बीच, भारत और मिस्र, भारत और मिस्र के बीच। बनाइए, अंतर है ना थोड़ा सा, बनाइए। अभ्यास साइक्लोन का आयोजन राजस्थान में, और अभ्यास किसके बीच होता है? भारत और मिस्र के बीच होता है। अगला लिखिएगा दूसरा लिखिएगा मालाबार अभ्यास, दूसरा मालाबार अभ्यास, लिखिए मालाबार अभ्यास, दूसरा लिखिएगा मालाबार अभ्यास, मालाबार अभ्यास। मालाबार अभ्यास जो है, इसका आयोजन, मालाबार अभ्यास का आयोजन किया गया था प्रशांत महासागर में। कहां पर? प्रशांत। अच्छा ये बताइए कि मालाबार अभ्यास का जब आयोजन पानी में किया गया, तो इसमें कौन सी सेना भाग लेगी? जल सेना। कौन सी? जल सेना इसमें भाग लेगी। और मालाबार अभ्यास की अगर हम बात करते हैं, तो मालाबार अभ्यास में शामिल देश कितने हैं? इसमें शामिल देश की संख्या कितनी है? 4 है। कितनी संख्या है? 4 है। मालाबार अभ्यास में शामिल देशों की संख्या कितनी? 4। कितनी संख्या? 4। मालाबार अभ्यास में कितने देश शामिल हैं? 4। क्या भारत है इसमें? एकदम भारत है। जापान भी है, अमेरिका है, अमेरिका के साथ और कौन है? ऑस्ट्रेलिया। कौन है?
ऑस्ट्रेलिया है। नोट करिएगा, भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। बनाइए, भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। अगला लिखिएगा तीसरे नंबर पे, लिख लीजिए, याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है एकदम। तीसरे नंबर पे नोट करिएगा, तीसरा, तीसरा लिखिएगा, तीसरा, थर्ड नंबर पे लिखिएगा अभ्यास खंजर। लिखिएगा अभ्यास खंजर, अभ्यास खंजर। अभ्यास खंजर का आयोजन किसके बीच? भारत और किर्गिस्तान, भारत और किर्गिस्तान, भारत और किर्गिस्तान। इसमें कुछ ऐसे छात्र बैठे हैं जो मतलब पौराणिक काल के छात्र हैं। कौन कौन है ऐसा? पौराणिक काल मतलब समझ रहे हैं आप लोग, उस सिंधु घाटी सभ्यता से पीछे वाला। ऐसे छात्रों के लिए क्लास नहीं है क्या? चलिए ठीक है, मेहनत करिए, पढ़िए, बना लीजिएगा। अभ्यास खंजर भारत और किसके बीच? किर्गिस्तान, भारत और किर्गिस्तान। चौथे नंबर पे पूछेगा, लिखेगा अभ्यास, ए यार ठीक करो यार, उसको कहीं दिक्कत होती है, वो देखिए क्या दिक्कत है उधर। चलिए ठीक है, बनाइएगा। आगे पूछेगा आपसे अभ्यास, अभ्यास लिखिएगा अभ्यास इंद्र, अभ्यास इंद्र। अरे बोल रहे हैं, बोल रहे हैं, अभ्यास, अभ्यास इंद्र लिखिए, लिखिए अभ्यास इंद्र, अभ्यास इंद्र। अभ्यास इंद्र भारत और किसके बीच है? तो भारत और रूस। किसके बीच है? भारत और रूस। अभ्यास इंद्र भारत और रूस। अगला पांचवें नंबर पे लिखिएगा, लिखिए अभ्यास, अभ्यास स्लाइनेक्स, अभ्यास स्लाइनेक्स। अभ्यास स्लाइनेक्स किसके बीच है? भारत और श्रीलंका। किसके बीच है? भारत और श्रीलंका। अभ्यास स्लाइनेक्स किसके बीच है? भारत और श्रीलंका के बीच है। बनाइए, अभ्यास स्लाइनेक्स भारत और श्रीलंका। बनाइए तो याद करवाएं। हो गया? कितना हुआ? हो गया? अब जरा बताइए मुझे, अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन का आयोजन कहां किया गया? डेजर्ट साइक्लोन, डेजर्ट साइक्लोन भारत और किसके बीच? डेजर्ट साइक्लोन भारत और, भारत और, तो साइक्लोन अभ्यास भारत और, भारत और, अच्छा डेजर्ट साइक्लोन पूछा तो भारत और यूएई, और खाली साइक्लोन पूछा तो भारत और, अच्छा डेजर्ट साइक्लोन का आयोजन कहां? अबू धाबी। लेकिन बस साइक्लोन पूछा तो आयोजन कहां? अच्छा ठीक है, बताइए डेजर्ट साइक्लोन का आयोजन कहां? अबू, और डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास किसके बीच? भारत और खाली साइक्लोन पूछा तो आयोजन किसके बीच? भारत और। मालाबार अभ्यास का आयोजन कहां पर प्रशांत? कितने देश भाग लेंगे मालाबार में? कितने देश? मालाबार में देश कौन? भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। भारत, जापान, अमेरिका, भारत, जापान, अमेरिका। कितने देश भाग लेंगे? चार। कितने देश? चार देश। और इन चार देशों को जोड़ेंगे तो संगठन बनेगा कौन? क्वाड। क्या बनेगा? चारों देश को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? क्वाड। अच्छा पूछ दिया कि क्वाड में कितने देश हैं? क्वाड में कितने देश? चार। क्वाड में कितने देश? अच्छा पूछ दिया किस संगठन के देश, किस संगठन के देश मालाबार अभ्यास में भाग लेते हैं, तो क्या बताएंगे? कौन सा संगठन मालाबार, कौन सा संगठन मालाबार में भाग लेगा? क्वाड। कौन लेगा? मालाबार अभ्यास का आयोजन, आयोजन में कितने देश? चारों देशों को क्या कहा? इन चार देश में भारत है। भारत के बाद, उसके बाद, उसके बाद भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। इधर अभ्यास स्लाइनेक्स भारत और, स्लाइनेक्स भारत और, इंद्र भारत और, इंद्र भारत और, खंजर भारत और, भारत और किर्गिस्तान। खंजर भारत और, खंजर भारत और, अच्छा अभ्यास साइक्लोन भारत और, गड़बड़ हो गया, सुनिए हमें बोलने दीजिए। अभ्यास साइक्लोन भारत और मिस्र, भारत और,
अभ्यास साइक्लोन भारत और डेजर्ट साइक्लोन भारत और यूएई, डेजर्ट साइक्लोन भारत और मालाबार में कितने देश? 4। मालाबार में देश भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। अच्छा, इन 4 देशों को क्या कहा? क्वाड। क्या बोला? स्लाइनेक्स भारत और श्रीलंका, भारत और स्लाइनेक्स भारत और इंद्र भारत और रूस, भारत और रूस। बना लेंगे, चलिए सही याद हो रहा है। बस ऐसे ही करंट का काम यहीं पर, यहां से आगे बढ़े ही ना फिर, बस यहां गेट से बाहर जाइए, भूल भी जाइए कि करंट किसी ने पढ़ाया और हम पढ़े भी। हाँ, कभी भी इंफॉर्मेशन को बाहर लीक नहीं करना है क्या? हाँ, एकदम लीक नहीं करना है। इंफॉर्मेशन 1% हम लोगों ने बहुत फ्री पढ़ाया था उस समय, देखे थे, पूरी इंफॉर्मेशन बिहार भर में लीक हो गई। ठीक है, तो अब से ऐसा नहीं होना है। ठीक है, इंफॉर्मेशन लीक हुई और पता चला कि लड़कों से ज्यादा लड़कियां पास कर गई, तो इस बार रोकना है लड़कियों को। चलिए, ऐसा नहीं है, सभी लोग पास करें। हाँ, अपनी इंफॉर्मेशन अपने तक रहे। पढ़िए, देखिए दिया है प्रश्न कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 से संबंधित, देखिए एक सूचकांक होता है, पासपोर्ट को लेके जारी होगा, मानव विकास को लेके, शांति को लेके, खुशहाली को लेके, ये सब सूचकांक जारी करती है सरकार। ध्यान दीजिएगा, या कोई संस्था जारी करेगी, और सूचकांकों में पूछा जाता है कि भारत का स्थान क्या है। बिहार पुलिस के लगभग अल्टरनेट शिफ्ट में, अगर एक में नहीं पूछा तो दूसरे में जरूर पूछा, एक क्वेश्चन सूचकांक से पूछा हुआ था। तो क्वेश्चन बना है आपका कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, इस सूचकांक को यूएनईपी यानी पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है, तो यह कथन अपने आप में गलत है। यह कथन क्या है? गलत है। इस सूचकांक को जारी करने का काम कौन करेगा? पेपर पे बनाइए। इसको जारी करता है, इस सूचकांक को जारी करता है, संस्था का नाम होगा जर्मन वॉच। क्या नाम होगा? जर्मन वॉच। वॉच समझ रहे हैं ना, घड़ी वाला वॉच, लिखिए जर्मन वॉच। इस संस्था जर्मन वॉच है जो कि जलवायु परिवर्तन सूचकांक को जारी करती है। यानी पहला स्टेटमेंट हमारा क्या है? गलत है। जब इस सूचकांक जारी किया तो इसमें भारत का स्थान कितना दिखा? 23वां। भारत का स्थान कितना? 23वां। मतलब कथन 2 क्या है? सही है। पूछा है कौन सा कथन ठीक है, तो क्या बताएंगे? केवल 2 सही। उत्तर बी राइट हो जाएगा। बनाइए, हो गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, देखिए सवाल और क्या बनेगा, हटा सकते हैं इसको। प्रश्न बनेगा, प्रश्न बनेगा, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न बनेगा, पहला प्रश्न बनेगा पासपोर्ट सूचकांक। लिखिएगा पासपोर्ट सूचकांक, पासपोर्ट सूचकांक 2026। लिखिए पासपोर्ट सूचकांक 2026, पासपोर्ट सूचकांक 2026। क्वेश्चन अगला बनेगा, नोट करिएगा, अगला बनेगा शांति सूचकांक 2025। शांति सूचकांक, शांति सूचकांक 2025, शांति सूचकांक 2025। जिसका डेटा नहीं आया है वो 2025 वाला पढ़ेंगे, जिसका डेटा आ गया वो 26 वाला पढ़ेंगे। शांति सूचकांक 2025। तीसरा, तीसरा आइएगा खुशहाली सूचकांक, खुशहाली सूचकांक, खुशहाली सूचकांक, खुशहाली सूचकांक 2025, खुशहाली सूचकांक 2025। चौथे नंबर पे आइएगा भूख सूचकांक, भूख सूचकांक, भूख सूचकांक सन 2025, भूख सूचकांक 2025, भूख सूचकांक 2025। आगे बढ़िएगा, आगे बढ़िएगा पर्यावरण सूचकांक, पर्यावरण सूचकांक, पर्यावरण सूचकांक सन 2025। नेक्स्ट आगे बढ़िएगा, पांचवा छठे नंबर पे बढ़िएगा, छठे नंबर पे सतत विकास सूचकांक, सतत विकास सूचकांक, सतत विकास सूचकांक 2025। सातवें नंबर पे बढ़िएगा, सातवें नंबर पे प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025। नेक्स्ट आगे बढ़िएगा, आठवें नंबर पे, आठवें नंबर पे लिखिएगा मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक की क्वेश्चन देखो पूछा था आपकी परीक्षा में, मानव विकास सूचकांक नहीं भी पूछा था सब यस सर बोल देगा।
मुझे पता है कितना डेडिकेशन है। चलिए, मानव विकास सूचकांक 2025। प्रेम में पढ़ना है, लेकिन प्रेम में पढ़ के अंधा नहीं होना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सर ने बोला तो बोल ही दिया, मतलब, ठीक है। प्रेम होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा शक की भावना होनी चाहिए ना, 1-2% जरूर होना चाहिए। हो गया? कितना बनाए सब लोग? सब लिखने में बिजी है, लिख लिए? अब जरा ध्यान दीजिए, देखिए सवाल कैसे बनते हैं। सवाल ये बनेगा, आपसे समझिएगा। प्रश्न ये बनेगा, पासपोर्ट सूचकांक में, इस पासपोर्ट सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? 80वां। कितना है? 80वां है। बनाइए, जगह है ना? अरे है, आगे लिखिए 80वां, खाली लिखिए 80वां बस। पासपोर्ट सूचकांक में स्थान कितना है? 80वां। कितना स्थान है? 80वां है। शांति सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? लिखिएगा 115वां। कितना है? 115वां। शांति सूचकांक में स्थान लिखिए 115वां। ओ अच्छा अच्छा, ठीक है। इस शब्द का मतलब हम नहीं समझे, हमें पहले समझाओ आप। धीरे धीरे, इसको क्या बोले? लाहे लाहे। ए यार, आप आप ठीक है, चलिए ठीक है, लिखिए। हाँ, आवाज नहीं। पासपोर्ट सूचकांक में भारत कितना? शांति सूचकांक में भारत, भारत कितना? 100। हाँ लिखिए, आराम से पढ़ा रहे हैं, आराम से बोलते हैं हम लोग ऐसे। 115वां। कितना स्थान है? 100। खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? 118वां। कितना स्थान है? 118वां। नोट करिएगा, खुशहाली सूचकांक में स्थान कितना? 118वां। खुशहाली सूचकांक में स्थान कितना? 118वां। भूख सूचकांक में भारत का स्थान, भारत का स्थान कितना हो जाएगा? 102वां। कितना होगा? 102वां होगा। आ जाइए इधर की तरफ, इधर की तरफ आइएगा। पर्यावरण सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? भारत का स्थान 176वां। कितना स्थान है? 100। मानव विकास सूचकांक में भारत, अच्छा, सतत विकास में भारत का स्थान 99वां। कितना होगा? 99वां। नोट करिएगा, सतत विकास में भारत का स्थान कितना? 99वां। सतत विकास में भारत का स्थान कितना? 99वां। सतत विकास में भारत का स्थान कितना? 99वां। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान कितना? 100 कितना? 51वां। कितना होगा? 151वां। और मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कितना? 130वां। कितना होगा? 130वां होगा। नोट करिए तो याद करवाएं। हो गया? याद भी हो गया होगा। पढ़िए, पढ़िएगा। पासपोर्ट सूचकांक में भारत कितना? पासपोर्ट में, शांति में, खुशहाली में, खुशहाली में, भूख में, भूख में, पर्यावरण, पर्यावरण में, सतत विकास में, प्रेस में, मानव विकास, मानव विकास, जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, अच्छा, जलवायु परिवर्तन में, जलवायु परिवर्तन में 23वां। कितना है? पासपोर्ट में, पासपोर्ट में, पासपोर्ट में, पासपोर्ट में, सतत विकास में 99। कितना? सतत विकास में, सतत विकास, मानव विकास में, मानव विकास में 100, मानव विकास 100, 100 कितना? भूख सूचकांक में 100, भूख सूचकांक में, भूख सूचकांक में, प्रेस में कितना? 151। कितना? प्रेस में कितना? प्रेस में, शांति सूचकांक 100। कितना? शांति में 100, खुशहाली में 100, खुशहाली में 100, पर्यावरण 176, पर्यावरण 100, पर्यावरण में 100, पर्यावरण में, प्रेस में, प्रेस में 151, प्रेस में 100, भूख में 102, भूख में 100, पासपोर्ट में 80, पासपोर्ट में, जलवायु परिवर्तन 23, जलवायु परिवर्तन
कोई समस्या? आगे बढ़े। याद भी हो रहा है कि सब भूल भी रहा है? याद हो रहा है। जब जब सूचकांक आएगा, लिखवा तो दिए अब एक बार। अब जब भी सूचकांक के बारे में आएगा खाली मुंह से क्या करेंगे, बोल देंगे बस। चलिए आगे बढ़िएगा। प्रश्न दिया है 7 जनवरी 2026 को जारी प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2025-26 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि कितनी अनुमानित की गई है? 7.4। बनाइए फिर बताएं आगे। वास्तविक जीडीपी का अनुमान कितना है? 7.4। अच्छा सवाल बनेगा कैसे, समझिएगा। वास्तविक जीडीपी का अनुमान वित्त वर्ष सन 2025-26 के लिए कितना लगाया गया? 25-26 के लिए जीडीपी कितनी बताई गई? 7 दशमलव कितना बताया? 7.4। कितना बताया? 7.4। जरा ध्यान दीजिएगा, रिजर्व बैंक ने, भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको आप नाम क्या देते हैं? आरबीआई। क्या कहते हैं? आरबीआई। आरबीआई के अनुसार लिखिएगा, आरबीआई के अनुसार, आरबीआई के अनुसार, आरबीआई के अनुसार, आरबीआई के अनुसार जारी जारी डाटा, और ये डेटा जारी किया गया था 5 दिसंबर सन 2025 में। आरबीआई के अनुसार जारी डेटा जो कि 5 दिसंबर सन 2025 को जारी किया गया। अब इस डेटा के अनुसार ध्यान दीजिएगा भैया, इस डेटा के अनुसार एक तो होता है आरआर, जिसको हम क्या बोलते हैं? रेपो रेट। क्या बोलेंगे? हाँ, आरआर, जिसको हम क्या बोलते हैं? रेपो रेट। एक होता है रिवर्स रेपो रेट। क्या होता है? जिसको हम नाम क्या देंगे? ट्रिपल आर। क्या बोलते हैं? एक होता है कैश रिजर्व और रेशियो, जिसको नाम क्या देते हैं? CRR। एक होता है SLR। क्या होता है? एक होता है बैंक रेट। क्या होता है? जिसको हम क्या बोलेंगे? BR। क्या बोलते हैं? BR। सवाल पूछा था आपकी परीक्षा में और 2 से 3 बार पूछा, ये इससे भी पीछे पूछा था, और इस बार 25 वाले पेपर में भी था कि बैंक, वह अंतिम दर जिस पर बैंक लोन देने को तैयार होता है, उसे हम बैंक रेट क्या बोलते हैं? बैंक रेट। क्या बोलेंगे? बैंक रेट। क्या कहते हैं? वह दर जिस पे तरलता के अनुसार बैंक रेट देता है, उसे हम SLR क्या बोलते हैं? बैंक पैसा अपने खाते में जमा करके संरक्षित रखता है, इसको हम कैश रिजर्व रेशियो क्या बोलेंगे? कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व। जब बैंक, रिजर्व बैंक किसी अन्य बैंक को लोन देगा तो कौन सा रेट? जब बैंक अपना पैसा आरबीआई में जमा करेगा तब RRR। क्या होगा? ट्रिपल आर, यानी रिवर्स रेपो रेट। अच्छा ये बताइए, बताइए मुझे, कोई बैंक है, मान लीजिए स्टेट बैंक, स्टेट बैंक ने अपना पैसा कहां, स्टेट बैंक के पास मान लीजिए पैसा ज्यादा हो गया, ज्यादा पैसा मतलब चोरी का क्या होगा? खतरा। तो चोरी कहां मोल लेगा भाई? अपने ऊपर जिम्मेदारी क्यों लेगा? लोगों का पैसा है। तो स्टेट बैंक अपना अधिक पैसा जमा करने कहां जाएगा? आरबीआई में। तो आरबीआई के पास जब पैसा रखेगा तो आरबीआई कुछ ना कुछ रेट देगा उसको, भाई कुछ ना कुछ ब्याज तो देगा ना। जब 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 बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास रखने जाए तो आरबीआई कुछ ब्याज के रूप में राशि देता है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, बैंकों के पास पैसा कहां से आता है? कहां से आएगा? आरबीआई से। बैंक के पास पैसा कहां से आएगा? अच्छा, आरबीआई अपना पैसा देता है किसको? बैंक को। जब बैंक के पास ज्यादा पैसा हो जाएगा तो बैंक फिर अपना पैसा कहां देगा? आरबीआई को। कहां देगा? जब आरबीआई अपना पैसा बैंक को देता है तो जो ब्याज की दर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? रेपो रेट। क्या बोलेंगे? आरबीआई ने अपने एक बैंक को कुछ राशि उधार के तौर पे दिया, तो उस पर किस प्रकार की दर लगाया? अभी बैंक अपना पैसा जब आरबीआई में जमा करेगा तो क्या मिलेगा? ट्रिपल आर। क्या मिलेगा? रिवर्स रेपो रेट। क्या मिलेगा? अब समझना भैया, समझिएगा। अब आरबीआई क्या करता है, जब इसके पास पैसे की कमी होती है या बाजार में महंगाई बढ़ती है, बाजार में महंगाई कब बढ़ेगी? जब हमारी जेब में क्या होगा? पैसा। हमारी जेब में क्या होगा? पैसा होगा। जब हमारी जेब में, मान लीजिए अपने जेब में अगर 1 लाख रुपए हैं, अगर समोसे की दुकान पे गए, पूछे समोसा कितने, ताऊ से पूछेंगे भी 1 लाख है और समोसे की दुकान है, तो पूछेंगे समोसा कितना, बोलेगा 5 रुपया। कहा कि ठीक है लाओ। जो वेटर लाया 5 रुपए का समोसा, 100 रुपया टिप पकड़ा दिया, लो मजे लो। तो समोसा वाला जब देखेगा कहेगा अरे यार हम बनाए, हमें 5 ही मिला, वेटर को कितना मिला? 100
5, तो उसको महसूस होगा, लगता है लोगों के जेब में पैसा क्या है ज्यादा। समोसे का रेट 105 रुपया, ठीक है, समोसे का रेट बढ़ा के कितना कर देगा, 100। महंगाई बढ़ी, लोगों के जेब में जितना ज्यादा पैसा होगा उतनी ज्यादा महंगाई क्या होगी, बढ़ेगी। तो भाई लोगों के जेब से पैसा खींचने के लिए आरबीआई कहता है अपने बैंकों से कि हमने जो तुमको पैसा दिया था, जो तुम बाजार में फैलाए हो, उन पैसे को लाके हमारे पास क्या करो, जमा करो। जब आसपास के बैंकों से आरबीआई पैसा लेना शुरू करता है तो इस दर को हम इसको हम क्या बोलेंगे, सीआरआर। क्या बोलेंगे, सीआरआर। क्या बोलेंगे। और प्रत्यक्ष तौर पे जो दर जारी की जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, एसएलआर। और जो आधार दर होती है वो क्या है, बीआर। क्या है, बीआर। तो रिजर्व बैंक ने देखो हाल ही में अपना एक आंकड़ा जारी किया और इस आंकड़े के अनुसार बताया गया, आपके एग्जाम ने पूछा है, बिहार पुलिस ने इसको पूछा, इस आंकड़े के अनुसार बताया गया कि सन 2025 में आरबीआई के द्वारा जारी रेपो रेट की दर कितनी है, तो 5.25%। कितनी है, 5.25%। लिखिए डैश लगा के, 5.25% रेपो रेट है। 3.35% रिवर्स रेपो रेट है। 3% है कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर। 18% है एसएलआर। और बीआर कितना है भैया, तो 5.50% है। लिख लीजिए, याद हम करा देते हैं। क्या क्या बोले, कुछ बोल रहे हैं, नहीं पढ़िए, देखिए ये सब जरूरी है, किसी भी हिस्से को नहीं छोड़ना है। जिसकी संभावना हो परीक्षा में आने की उसको डेफिनेटली पढ़ा जाएगा, चाहे वो कितना हो कठिन हो, कठिन से मतलब नहीं है। हाँ सब बताएंगे, परेशान नहीं होइए। सुनिए, सुनेंगे, अब लिख लिए, यह तो लिखना था। अरे 10 अंक का मोबाइल नंबर नोट करने में कितना टाइम लगता है, आप लोग बताओ। अरे ये है ना, नोट करिए, देखिए कितना है, संभवतः 10-12 है। सोचिए 12 नंबर मोबाइल नंबर नोट करने में इतना टाइम लगा, ये तो गड़बड़ है, ठीक है। सुनिए सुनिए, देखिए प्रश्न करेगा, रिजर्व बैंक ने रेपो रेट की दर कितना बताया, 5.25%। रिवर्स रेपो रेट कितना बताया, 3 दशमलव कितना, 3 दशमलव। सीआरआर कितना बताया, 3%। कितना बताया, एसएलआर कितना बताया, कै परसेंट। बीआर कितना बताया, 5.50। 5.50 कितना बताया, 5 दशमलव। और जीडीपी की वास्तविक दर कितना बताया, 7.4%। 7 दशमलव। आरबीआई द्वारा भारत की विकास दर, लिखिएगा भारत की विकास दर, आरबीआई द्वारा भारत की विकास दर कितना बताया गया, तो 7.3%। कितना बताया, 7.3% बताया। आरबीआई ने भारत के विकास दर को कितना बताया, 7.3% बताया। बनाइए, आरबीआई ने भारत की विकास दर को कितना बताया, 7.3%। परीक्षा में देखिए ना, जो पूछेगा वही पढ़िए, पूछता देखिए ऐसे ही है, देगा कि 5 दिसंबर 2023 में जारी किए गए डेटा के अनुसार रिजर्व बैंक ने रेपो रेट की दर कितना बताया, 5 दिसंबर 2025 में जारी डेटा के अनुसार आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट कितना बताया, 2025 के डेटा के अनुसार आरबीआई ने सीआरआर कितना बताया, और आरबीआई ने एसएलआर कितना बताया, आरबीआई ने बैंक रेट कितना बताया, 5 दशमलव। आरबीआई ने भारत की विकास दर कितना बताया, 7 दशमलव। 7 दशमलव। और वास्तविक जीडीपी कितना है, 7 दशमलव। वास्तविक जीडीपी 7 दशमलव। 7.4। 7 दशमलव। अब बोलो मेरे साथ, आरआर कितना पढ़ा था, 5.25। आरआर 5 दशमलव, आर 5 दशमलव, ट्रिपल आर 3.35। 3 दशमलव, ट्रिपल आर 3 दशमलव, आर 5.25, ट्रिपल आर 3 दशमलव, एसएलआर 18, एसएलआर, एसएलआर, सीआरआर 3, सीआरआर, सीआरआर, बीआर 5.50। 5 दशमलव।
विकास दर 7.3, विकास दर 7 और जीडीपी अनुमानित कितना बताया? 7.4, 7.4। कोई दिक्कत? अगला प्रश्न, प्रश्न दिया है कि भोरमदेव कॉरिडोर विकास परियोजना किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत, किस केंद्रीय योजना के अंतर्गत चलाया जा रहा है? प्रसाद योजना, हृदय योजना, स्वदेश दर्शन या अमृत योजना? उत्तर बना लीजिएगा स्वदेश दर्शन। उत्तर हो जाएगा सी, स्वदेश दर्शन। उत्तर हो जाएगा सी, स्वदेश दर्शन। अब सुनिए भैया, बिना आवाज किए सुनिएगा। देखिए लिखना क्या है, लिखिएगा। क्वेश्चन है आपका 5वां और नोट करिएगा। लिखिए, लिखिएगा भोरमदेव, भोरमदेव, नोट करिए भोरमदेव। अरे हंस कह रहे हो? भोरमदेव कॉरिडोर नाम नहीं हो सकता है इस तरह का। भोरमदेव कॉरिडोर कहां है? छत्तीसगढ़ में। कहां पर? छत्तीसगढ़ में है। भोरमदेव कॉरिडोर कहां? छत्तीसगढ़। भोरमदेव कॉरिडोर कहां? छत्तीसगढ़। एक और लिखिएगा, विष्णुपद कॉरिडोर कहां पर है? बताइए इसको। हाँ लिखिएगा, विष्णुपद कॉरिडोर कहां पर? गया जी। कहां होगा? विष्णुपद कॉरिडोर कहां पे है? गया जी में। कहां पे होगा? गया जी में होगा। आगे लिखिएगा, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर कहां है? हाँ काशी विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, इस सब करंट का सवाल है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर कहां पे है? वाराणसी। कहां पर होगा? हाँ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर कहां पर? वाराणसी। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर कहां? हाँ आगे लिखिएगा अगला, एक और लिखिएगा, लिखिएगा हेमकुंड साहिब। लिखिए हेमकुंड साहिब, हेमकुंड साहिब कॉरिडोर, हेमकुंड साहिब कॉरिडोर। ये कॉरिडोर कहां पे है? उत्तराखंड। कहां पे है? हेमकुंड साहिब कॉरिडोर कहां पर? उत्तराखंड के अंदर। अगला लिखिएगा चार धाम कॉरिडोर। ये चार धाम कॉरिडोर कहां पे है भैया? उत्तराखंड में। कहां पर है? उत्तराखंड। बनाइए, चार धाम कॉरिडोर कहां है? उत्तराखंड में है। नोट करिए। एक छात्र बोल रहे हैं सर नया फॉर्मेट क्या है? सब नया फॉर्मेट में मिलेगा क्या? ओल्ड क्या पूछ रहा है भाई, उसको जवाब दीजिए। आवाज अब नहीं करो। अब आवाज करते हैं तो मुझे ये महसूस होता है कि आप लोग लिख लिए हैं। हाँ तो शांत रहिए। देखिए जब सुनिए, एक चीज सुनिएगा अच्छे से। देखिए हम लोग पढ़ रहे होते हैं, दिमाग पढ़ाई वाला होता है। जैसे ही आप अपने दोस्त से बात करने का प्रयास करेंगे, पढ़ाई वाला हिस्सा भूल जाएगा। फिर यानी जितना आपने रटा, जितना आपने मेहनत किया, सब भूल जाएगा। सोचिए ठंडी का मौसम है और सबको पसीना आ रहा होगा याद करने में। ऐसा हो रहा है ना? यही एक्चुअल मेहनत है। अब सब मेरा विरोध करेगा, नहीं आ रहा है सर। चलिए सुनिएगा, भोरमदेव कॉरिडोर कहां है? भोरमदेव कॉरिडोर, विष्णुपद कॉरिडोर, काशी विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ, हेमकुंड साहिब, चारधाम कॉरिडोर, चारधाम कॉरिडोर, हेमकुंड साहिब, भोरमदेव, विष्णुपद, काशी विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ। भोरमदेव कॉरिडोर किसके तहत बना? किसके तहत? स्वदेश दर्शन। किस योजना के तहत? स्वदेश दर्शन योजना। स्वदेश दर्शन योजना की बात करेंगे, लिखिएगा स्वदेश दर्शन योजना। स्वदेश, आवाज नहीं करिए, नोट करिएगा स्वदेश दर्शन योजना। स्वदेश दर्शन योजना, देखिए इसकी डेट पूछी जाएगी। ये सन 2014 में लाई गई थी। स्वदेश दर्शन योजना कब आती है? सन 2014 में आती। स्वदेश दर्शन योजना सन 2014। स्वदेश दर्शन योजना सन 2014। आगे बढ़े। कॉरिडोर क्या है समझिए। कॉरिडोर का मतलब 6 लेन 8 लेन की सड़क होती है या 4 लेन की सड़क होती है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में क्या करेगी? मदद करती है। ध्यान रखेंगे ना? हाँ, उसी को हम क्या बोलते हैं? कॉरिडोर। क्या बोलेंगे? कॉरिडोर बोलेंगे। आगे, आगे प्रश्न है कि भारत 2026 में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। भारत की अध्यक्षता का आधिकारिक विषय क्या है? वैश्विक दक्षिण एकता और समृद्धि, लचीलापन, नवाचार, सहयोग, सतत विकास के लिए निर्माण।
यही उत्तर होगा। अब मेरी एक बात सुनो सब लोग ध्यान से, कभी भी अगर थीम पूछे, क्या पूछे, अच्छा ये क्या है, थीमे है ना, थीम को हम हिंदी में विषय कहते हैं। कभी अगर थीम पूछे, अगर आपको पते ना हो कि उत्तर क्या देना है, जो सबसे बड़ा उत्तर है वही क्या होगा, आंसर होगा। देखो सबसे बड़ा उत्तर है ना आंसर, लगा लीजिएगा। और ऐसा नहीं कि हमेशा वही लगाना है, थोड़ा सा अपनी बुद्धि भी काम करनी चाहिए ऐसे विषय में। हो गया। अब जरा ध्यान दीजिए, लिखना क्या है नोट करिएगा। लिखिएगा ब्रिक्स, BRIC एक संगठन था। आवाज नहीं भैया, आवाज करते हैं आप लोग यार, तेज आवाज करने लगते हैं धीरे धीरे। BRIC एक संगठन था जिसका नाम था BRIC। थोड़ा सा हमने जगह छोड़ा है, कुछ मतलब है इसका, हाँ यस के लिए छोड़ा है। एक संगठन था जिसका नाम था BRIC, जिसको कहा गया ब्रिक। क्या बोला गया, ब्रिक, जिसमें बी फॉर क्या हो जाएगा, बी फॉर क्या होगा, जिसमें बी फॉर होगा ब्राजील, आर फॉर क्या होगा, रूस, आर फॉर रूस, आई फॉर इंडिया, इंडिया मतलब भारत, आई फॉर भारत, और सी फॉर चीन, सी फॉर क्या होगा, चीन होगा। जरा ध्यान दीजिएगा, इसकी स्थापना की बात करते हैं। स्थापना, इसकी स्थापना करी गई, स्थापना, इसकी स्थापना किया गया सन 2006 में। कब किया गया, सन 2006 में। लेकिन इसका पहला सम्मेलन, इसका पहला सम्मेलन जो था, पहला सम्मेलन, इसके पहले सम्मेलन का आयोजन किया गया सन 2009 में। कब किया गया, सन 2009 में। और इसके पहले सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया था, रूस में। कहां किया गया, रूस में किया गया। बनाइए, कितना बनाइए तो आगे बढ़ेंगे इसके। अच्छा सबको लिखने का आइडिया है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसको नहीं हो, सब ऑनलाइन पढ़े होंगे तो उसमें जानते होंगे लिखना कैसे है। लिखिए, हाँ बस ये साइड हटाता है सब, यही गड़बड़ बात है। स्थापना सन 2006 में, और पहला सम्मेलन कब हुआ था, सन 2000। आयोजन कहां, आयोजन कहां, अच्छा ब्रिक्स जब बन रहा था तो इसमें कितने देश थे, कितने देश थे, 4। इसमें एक देश क्या हुआ, जुड़ गया। कौन जुड़ा, यस जुड़ा। कौन जुड़ा, यस का मतलब क्या होगा, साउथ अफ्रीका। यानी कौन जुड़ गया, साउथ अफ्रीका, यानी दक्षिण अफ्रीका जुड़ा। दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल हुआ, दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल हुआ। और ये शामिल कब हुआ, सन 2010 में। कब शामिल होता है, सन 2010 में। दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ सन 2010 में। जैसे हम बोर्ड पे लिखे हैं उस तरह से लिखेंगे, कभी दिक्कत नहीं होगी। देखिए अब मुझे यस के सामने लिखने के लिए जगह मिला है, उधर भी देखिए स्पेस मिला है मुझे। अब जरा सा हम बढ़ेंगे इधर की तरफ। देखो अब सवाल बनेगा कि स्थापना के समय ब्रिक्स में कितने देश थे, 4। कितने थे, ब्राजील था, ब्राजील और रूस, उसके बाद भारत और चीन, इनको मिला के क्या बना, ब्रिक बना। क्या बना, ब्रिक की स्थापना सन 2006। इसका पहला सम्मेलन 2000, कहां पे, रूस में। कहां पर, अच्छा ब्रिक का पहला सम्मेलन कहां पे हुआ, इसमें साउथ अफ्रीका कब जुड़ा, सन 2000। अब संगठन का नाम क्या है, ब्रिक्स। क्या नाम है, ब्रिक्स है। संगठन का नाम क्या है, ब्रिक्स है। ध्यान दीजिएगा, ये जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स लिखिएगा वर्तमान में, वर्तमान में, वर्तमान में शामिल देश, वर्तमान में शामिल कुल देश की संख्या, वर्तमान में शामिल कुल देश की संख्या, वर्तमान में शामिल कुल देश की संख्या, संख्या कितनी हो जाएगी कोई बताएगा, 11। कितनी संख्या है, 11 है। 10 भी बोलते हैं और 11 भी बोलते हैं, कारण क्या है समझाएंगे, फिलहाल नोट करिएगा। वर्तमान में शामिल देशों की संख्या, एक छात्र बोल रहे हैं कि सर का दिमाग पूरा मेरे दिमाग में आ जाता है, तो पढ़ाएगा कौन फिर, ये तो नुकसान हो जाएगा ना। अरे यार इतना छात्र बैठा हुआ है, मतलब व्यक्तिगत सोचना ही तो स्वार्थ हुआ। चलिए ये तो गड़बड़ बोल रहा है। चलिए, वर्तमान में ब्रिक्स में कुल देशों की संख्या 11। कितने देश हैं, 11। कितने हैं, कितने देश, 11। समझिएगा सवाल क्या बनेगा, सवाल बनेगा ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ। ध्यान दीजिएगा, ब्रिक्स का सम्मेलन लिखिएगा, ब्रिक्स सम्मेलन, BRIC और एस लिख सकते हैं ना,
क्योंकि 2010 के बाद ये क्या बन गया था, ब्रिक्स बना था। ब्रिक्स का सम्मेलन ब्रिक्स का सम्मेलन ब्रिक्स का सम्मेलन सन 2024 में, कब, 24 में। ब्रिक्स का सम्मेलन सन 2025 में और ब्रिक्स का सम्मेलन सन 2026 में। बस और आगे बढ़ेंगे, रहने दें, रहने देते हैं। क्या है, 27 वाला भी पढ़ा दें, ठीक है। अब परीक्षा में जाके अभी मत कहना कि सर करंट अफेयर 24 वाला था, सर 25 वाला था, क्योंकि हम सब पढ़ा रहे हैं, देखो 24 लिखा है। अब जाके रोना मत पेपर में, सब पढ़ाएंगे, 24, 25, 26 सब बनाइए। 24 की बात करते हैं। ब्रिक्स का सम्मेलन 24 में कहां पे हुआ था, रूस में। कहां पर, रूस। कहां पर, रूस में। 25 वाला सम्मेलन कहां, ब्राजील। कहां पर, और 26 वाला कहां होगा, भारत में। कहां होगा, भारत में। बनाइए, 26 का सम्मेलन होगा कहां पे, भारत के अंदर होगा। नोट करिए, हो गया, बताइए। यार, अच्छा मुझे ये बताइए, ब्रिक में पहले कितने देश थे, कौन जुड़ा, 4 देशों में, ब्राजील, रूस, भारत, चीन। और स्थापना सन 2000, पहला सम्मेलन, और आयोजन कहां, कहां पर, और इसमें शामिल हुआ दक्षिण अफ्रीका। कब शामिल हुआ, 2000। अच्छा, ब्रिक्स में दक्षिण अफ्रीका कब शामिल हुआ, 2010 में। वर्तमान में शामिल कुल देशों की संख्या कितने देश। ब्रिक्स का सम्मेलन 2024 में कहां, 24 में कहां, 25 में कहां, 26 में कहां, 26 में कहां। अब देखिए भैया, अब थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेटेड अगर बनाना होगा एग्जामिनर को, अगर थोड़ा सा कठिन बनाना होगा तो पूछ देगा कि रूस में कहां हुआ, पूछ देगा ब्राजील में कहां हुआ, और पूछ देगा भारत में कहां हुआ। अब नोट करिए, जगह है ना सबके पास, हाँ तो लिखिएगा। रूस में इस सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया, कजान। कहां, कजान। हम लिख रहे हैं बोर्ड पे, देखिएगा। रूस में इस सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया, तो कजान में। कहां पर, कजान में किया गया, कजान में किया गया। और ब्राजील में इस सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया, ब्राजीलिया में। कहां पर, ब्राजीलिया में। ब्राजील में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया, ब्राजीलिया में। और भारत में इस सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया, तो नई दिल्ली में। कहां पर, मतलब होगा अभी नई दिल्ली में। बनाइए, भारत ब्रिक्स का आयोजन कहां करेगा, ब्राजील ने कहां किया था, रूस ने कहां किया था। 24 वाला सम्मेलन कहां, 25 वाला, 26 वाला, 26 वाला सम्मेलन कहां, भारत में। क्लास का टाइम क्या है, लास्ट टाइम 7। आराम से, मत बोलिए, नहीं पूछ रहे हैं हम, कुछ नहीं पूछे हैं, शांत रहिए। चलिए आगे बढ़िएगा। अगला प्रश्न है, आवाज आवाज कम करिए, आवाज कम करिए। क्लास का टाइम क्या है, 6:30, 7 बज रहा है। ओ, सुनिएगा, सुनिए, अच्छे से सुनिएगा, नहीं क्लास नहीं छोड़ रहे हैं, अरे सुनिए, सुनिए मेरी बात को। देखिए, आज पहला क्लास था, मुझे लगा कि सब ऐसे छात्र होंगे जिन्होंने मुझसे पढ़ाई नहीं किया है, लेकिन उम्मीद है कि सब लोग पढ़े हुए हैं। सबसे देखिए, अरे सुन लीजिए, सबसे देखिए जरूरी बात क्या है कि हम इस तरीके पे लिखवाते हैं, और ये तरीका जिसको नहीं पता होता है वो फिर मन ही मन मुझे गरियाता है कि सर पता नहीं क्या लिखवा रहे हैं, समझ में नहीं, लेकिन सब लोग लिख पा रहे हैं। सबसे अच्छी बात है, सुनिए, लगातार मेहनत करते रहिए, और इतना बिलीव बना के चलिए कि जो नोट्स आपका बनेगा, अगर 20 पूछा तो 17 आएगा, 22 पूछा तो 19 आएगा, ध्यान दीजिएगा। और रहने दें, बाकी कल मिलेंगे तो थोड़ा सा पढ़ेंगे इसको, क्या, अच्छा बोलें, अच्छा आवाज नहीं करिए तो बोल देते हैं। सुनिए, अभी तो सुनिए, सुनिएगा, सुनिए, अब हल्ला करेंगे तो यही गड़बड़ होता है। खाली आज बोल देते हैं, आज के बाद फिर उम्मीद नहीं कीजिएगा। सुनिए, अभी तो नौकरी में नहीं है, कल को मेहनत बढ़िया से करिए, नौकरी आपकी लग जाए, ताकि आप भी एक बात कह पाए कि कहकर एक वचन मार दिया, कहकर एक वचन मार दिया,
तुमने पत्थर से सुमन मार दिया, सुमन का मतलब फूल, कहकर एक वचन मार दिया, तुमने पत्थर से सुमन मार दिया, कहां हो जानकी चली आओ, कहां हो मेरी जानकी तुम चली आओ, मैंने सोने का हिरण मार दिया। चलिए चलिए मिलेंगे आपसे कल।